इजराइल ने शुक्रवार सुबह ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करते हुए ईरान पर हमले किए हैं। इस ऑपरेशन में ईरान के परमाणु ठिकानों और ईरानी सैन्य अफसरों को निशाना बनाया गया। इजराइल की ओर से इस ऑपरेशन के लिए अपनी एयरफोर्स की पीठ थपथपाई जा रही है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में मोसाद ने, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बेहद खास भूमिका निभाई है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है और यह दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज तर्रार एजेंसी मानी जाती है। इसके काम करने का तरीका इतना सटीक होता है कि दुश्मन इसके नाम से ही खौफ खाते, थर्रा जाते हैं। चाहे वो हमास के छिपे हुए शीर्ष कमांडर को खोजकर मौत के घाट उतारना हो या फिर ईरान की अति सुरक्षित परमाणु कार्यक्रम की डिटेल उड़ानी हो, हर काम में मोसाद के तेज तर्रार एजेंट सफाई से अंजाम देते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सारी दुनिया नवभारत टाइम्स पर आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इजराइल की तरफ से ईरान पर जो हमले हुए हैं, मोसाद की क्या भूमिका रही है, हम उसी पर बात करेंगे। आईडीएफ ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जब ईरान के नतांज परमाणु स्थल पर हमला किया, इसके पहले सारा होमवर्क मोसाद का था, क्योंकि ईरान पर हमले के बाद आईडीएफ ने इसकी पुष्टि कर दी है, इसको कंफर्म कर दिया है। यरूशलेम टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल सैन्य अधिकारियों ने बताया कि खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों में काफी तेजी आई है। पता चला कि ईरानी शासन परमाणु हथियार बनाने का प्रयास कर रहा है। इजराइल के आईडीएफ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद से मिली सटीक जानकारी के बाद ही यह हमला करने में कामयाब हुई, और सिर्फ उन जगहों पर ही हमला किया गया जहां ईरान का परमाणु कार्यक्रम और इजराइल विरोधी सैन्य गतिविधियां चल रही थी, बिल्कुल इंडिया के स्टाइल में, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया। जब बात इजराइल की खुफिया एजेंसी की आती है तो हर किसी के जहन में मोसाद का नाम कौंध जाता है। ईरान के सारे परमाणु ठिकानों की मोसाद ने ही जानकारी दी। आईडीएफ के मुताबिक मोसाद ने ही वो खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई थी जिसमें हजारों किलो संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन के कोशिश के साथ साथ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में एटॉमिक फिजन की कोशिश करने के ठोस सबूत थे। यही वजह है कि आईडीएफ ने कहा कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो कुछ ही दिनों के अंदर 15 परमाणु हथियार बना सकता है, और एक परमाणु हथियार क्या कर सकता है वो हम सब जानते हैं। मोसाद ने सफाई से काम किया। मोसाद ने अपना काम इतनी सफाई से किया और ईरान के गुप्त परमाणु और सैन्य ठिकानों का समय रहते जानकारी अपनी सेना तक पहुंचा दी। यरूशलेम टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि आईडीएफ ने भी कहा है कि इजराइल के पास ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हवाई हमले करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। यह उसका अंतिम विकल्प था, क्योंकि उन्हें खुफिया एजेंसी से जानकारी मिली, उससे संकेत मिलते हैं कि ईरानी शासन उस बिंदु पर पहुंच रहा है जहां से वापसी संभव नहीं है, मतलब वो परमाणु हथियार बनाने वाले हैं। राइजिंग लायन के पीछे मोसाद ने कैसे होमवर्क किया, क्या कुछ काम किया, वो बताते हैं। मोसाद ने इजरायली सेना को ईरान के परमाणु साइट और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के अड्डे की जानकारी दी। इसके बाद ही राइजिंग लायन ऑपरेशन के तहत आईडीएफ ने ऐसा सटीक हमला किया कि सिर्फ टारगेट को ही नुकसान पहुंचा। मोसाद से मिली जानकारी के बाद ही आईडीएफ ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे। इस बारे में इजराइल की सेना ने भी बताया कि उन्होंने सिर्फ ईरान के कमांडर, बेसिस और परमाणु स्थल को टारगेट बनाया था, हालांकि मुख्य लक्ष्य परमाणु स्थल ही थे। मोसाद की सूचना पर ही आईडीएफ ने यह सटीक हमला किया, क्योंकि मोसाद की मदद से आईडीएफ ने ईरान पर हमले में उस पर साइबर अटैक किया और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया। ये पहली बार आपको जानकारी दे रहे हैं, साइबर सिस्टम पूरा जाम कर दिया। और इसके बाद सुबह ऑपरेशन राइजिंग लायन के एक करके इजराइल ने ईरान के परमाणु साइट और अलग अलग जगहों पर सैन्य महत्व की बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। इन हमलों में नतांज का परमाणु साइट तबाह हो गया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर हुसैन सलामी और आईआरजीसी के मेजर जनरल गुलाम अली रशीद भी मारे गए। इसके साथ ही परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फेरुद्दीन अब्बासी, शाहिद बेहेश्ती, विश्वविद्यालय के परमाणु इंजीनियरिंग संकाय के डीन और संकाय सदस्य डॉक्टर अब्दुल हामिद मिनोचेहर और प्रोफेसर अहमद रजेदा, उनकी भी इस हमले में मौत हो गई। इसके अलावा और भी कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जब मोसाद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उड़े दस्तावेज, जो जुड़े हुए दस्तावेज से उनको उड़ाया, उनको हासिल किया, वो कैसे करने में कामयाब हुआ, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है कि ईरान ने धमकी इजराइल को दी थी कि इजराइल के सारे परमाणु ठिकानों की सूची उसके पास है। इस हमले से पहले
इस हमले से पहले मोसाद ने अपने कारनामे से कैसे चकित किया, ये कुछ साल पहले की बात है, जब मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के अंदर घुसकर उसके जो एकदम महफूज, एकदम सुरक्षित ठिकाने हैं, वहां पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए 50,000 पन्नों की एक रिपोर्ट चुरा ली थी। बताया जाता है कि इस काम को अंजाम देने के लिए मोसाद एजेंट 1 साल से उस जगह पर नजर बनाए हुए थे और जब सही समय आया तो 6 घंटे में एक खास ऑपरेशन चलाकर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और न्यूक्लियर आर्काइव को उड़ा लिया। इस पूरे ऑपरेशन को आइए एक एक करके थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि 3 चरणों में, 3 फेजेस में यह पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। मोसाद ने ही अपनी एयरफोर्स का रास्ता बनाने के लिए ईरानी मिसाइल क्षमताओं को कमजोर किया और हवाई रक्षा प्रणालियों को बेअसर करने का काम किया। इसके लिए मोसाद ने 3 चरणों में ऑपरेशन किया। इजराइल के मोसाद ने ईरान के अंदर ही विस्फोटक ड्रोन बेस स्थापित कर दिए और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को निशाना बनाया। मोसाद ने गुरुवार रात को इन ड्रोन को एक्टिव किया और ईरान के सैन्य ठिकानों में तबाही मचा दी। इजराइल ने यह ऑपरेशन कई सालों की खुफिया जानकारी, योजना और तकनीक के आधार पर किया। इसमें इजराइल को कामयाबी मिली और उसने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के सैन्य और खुफिया एजेंसी ने मिलकर ईरान के खिलाफ निर्णायक हमला करने के लिए विस्तृत खुफिया जानकारी इकट्ठा की थी। इस तैयारी में ईरान के सुरक्षा प्रतिष्ठान और परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्तियों पर केंद्र करते हुए, उन पर फोकस करते हुए सालों की मेहनत और निगरानी शामिल थी। इनमें से कई को ऑपरेशन में निशाना भी बनाया गया, जैसा मैं आपको पहले ही बताया। उनके घरों पर भी हमला करके उनको मार गिराया गया। मोसाद के एजेंटों ने ऑपरेशन 3 चरणों में किया। पहले चरण में मोसाद कमांडोज टीम्स ईरान के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट के पास खुले इलाके में ड्रोन प्रणालियों को तैनात करने पहुंची। ये तब का काम आए जब इजराइल का व्यापक अभियान शुरू हुआ। इन पूरे सिस्टम से इजरायली वायुसेना के हमलों के साथ तालमेल में सक्रियता देखी गई और दोनों ने दो तरफा ईरान को घेर लिया, दबोच लिया। उन्होंने असाधारण सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइलें तुरंत लॉन्च कर दी। तीसरा चरण क्या था ऑपरेशन का? ऑपरेशन के अब इस वाले चरण में ईरान की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से बेअसर कर दिया गया। मतलब ईरान अपनी हवा सुरक्षा को बिल्कुल भी नहीं बचा पाया। मोसाद ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगे हुए एकदम लेटेस्ट हमलावर सिस्टम तैनात किए थे। इन इकाइयों ने सफलतापूर्वक ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों को खत्म कर दिया, जिसमें इजरायली विमानों के लिए रास्ता खुल गया। इसके बाद तीसरे चरण में मोसाद ने ईरान के भीतर विस्फोटक ड्रोन सुविधाओं में घुसपैठ करने के लिए पहले से स्थापित नेटवर्क का फायदा उठाया। यानी कि उनको पता था कि इजराइल अगर हमला करेगा तो ईरान उसका जवाब अगर ड्रोन से देता है तो इस ड्रोन के हमले को कैसे पहले ही बर्बाद कर देना, ये जानते थे। इजराइल ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो जो बेस है वहां के सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर को उन्होंने निशाना बनाया। इस साइट को इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना गया था, क्योंकि उनको पता था यहां पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ है। इससे इजरायली लड़ाकू विमानों का रास्ता अब साफ हो गया और उन्होंने टारगेट को निशाना बनाया और ईरान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। अब इस तरह से देखा जाए, माना जाए, इजराइल ने बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया है और अब इजराइल चुपचाप तो नहीं बैठेगा, वो सावधान भी रहेगा ईरान के किसी भी हमले से। चुपचाप ईरान भी नहीं बैठेगा, लेकिन क्या ईरान की कमर तोड़कर रख दी है? क्या इजराइल के ऊपर ईरान हमला करने की स्थिति में है भी? ये कई सारे अभी सवाल हैं और ये युद्ध कितना आगे जाता है और क्या परमाणु संधि को लेकर उस पर हस्ताक्षर करने का जो है समझौता, उस पर ईरान अब बातचीत की मेज़ पर आगे बढ़ेगा? ये सारी बातें देखेंगे आगे आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल सारी दुनिया का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।